हेलो। हाँ, चलिए आइए। क्या पढ़ा रहे हैं? विश्व का परिवहन और संचार। और विश्व के परिवहन और संचार का आज लास्ट क्लास है और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो विश्व के परिवहन और संचार में हमको लगता है कि आपको जलमार्ग परिवहन बतलाए हैं। जलमार्ग परिवहन से पहले स्थल मार्ग परिवहन बतलाए हैं, और जो स्थल मार्ग परिवहन बतलाए हैं उसमें जो है आपको स्थल मार्ग परिवहन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो है स्थल मार्ग परिवहन में रेल मार्ग परिवहन के विषय में बताए हैं, महामार्ग के विषय में बताए हैं। और फिर जलमार्ग परिवहन में अगर देखा जाए तो पतन यानी बंदरगाह के विषय में बताए हैं। बंदरगाह के विषय में बताए हैं, विश्व के जितने प्रमुख बंदरगाह थे वो बताए थे, और विश्व के प्रमुख जितने भी जलमार्ग थे वो बताए थे। तो ये सब बात की चर्चा हम आपके साथ पहले कर चुके हैं। तो जितना हम आपको बता चुके हैं, एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, और एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ जाएंगे हम लोग परिवहन में। बताइए, विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन है? राइन नदी जलमार्ग। और अगर सीधे कहे विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां है? श्रीलंका में। योकोहामा जापान में। कोपेनहेगन डेनमार्क में। सेंटोस बंदरगाह कहां है? वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में। और आगे बतलाइएगा, केप काहिरा रेल मार्ग किस दो शहर को आपस में जोड़ता है? केप टाउन को काहिरा से। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। आगे बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग कौन है? पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग। देखिए, हम आपको यहां पर जलमार्ग परिवहन के अंतर्गत बंदरगाह के विषय में बताए हैं, प्रमुख जलमार्ग बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा और जानते हैं। अब देखिएगा, पतन या बंदरगाह या पोर्ट। पतन, बंदरगाह या पतन या पोर्ट बताए हैं हम आपको। देखिए, बंदरगाह क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? अच्छा, एक बात बताइए, रेलवे स्टेशन जानते हैं? बस स्टेशन जानते हैं? बस स्टैंड में क्या होता है? बस वहां से खुलता है, कहीं से आकर के बस वहां रुकता है, कुछ यात्री बस से उतरते हैं, कुछ नए यात्री बस पर चढ़ते हैं। यही ना होता है बस स्टैंड में? तो यही होता है। मतलब बस स्टैंड एक प्रकार से कहिए तो बस स्टैंड एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आकर के बस रुकती है और बस से कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ नए यात्री चढ़ते हैं। तो मतलब एक प्रकार से कहिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा के बीच में मध्यस्थता करने का काम बस स्टैंड करता है। और जब आप बस से, मान लिया जाए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो बीच में आप देखेंगे बस खाना खाने के लिए जो है कहीं पर रोकता है, लोग वहां पर खाना खाता है,
फिर बस में जो है हवा चेक होता है, हवा भराया जाता है, फिर उसमें जो है आपको ईंधन भराया जाता है, ये सब काम होता है। तो एक देखिएगा, एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल, 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 ये एक प्रकार का पोर्ट है, ये एक प्रकार का बंदरगाह है। बंदरगाह कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है सवारी बंदरगाह या सवारी पतन, एक होता है नौसैनिक बंदरगाह, एक होता है वाणिज्यिक बंदरगाह, एक होता है वाणिज्यिक बंदरगाह, एक होता है तेल परिसंस्करण बंदरगाह। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने जाना है विश्व के अलग अलग प्रमुख बंदरगाह जो है आपको अलग अलग देशों में है, विश्व के अलग अलग प्रमुख बंदरगाह अलग अलग देशों में है। अब उसमें पोर्ट ऑफ कॉल किस प्रकार के बंदरगाह को कहा जाता है, सवारी बंदरगाह किसे कहा जाता है, वाणिज्यिक बंदरगाह किसे कहा जाता है, नौसैनिक बंदरगाह किसे कहा जाता है, नौसैनिक बंदरगाह किसे कहा जाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पोर्ट ऑफ कॉल के विषय में क्वेश्चन बैंक में हमने देखा था, पोर्ट ऑफ कॉल के विषय में जो है आपसे पूछे गए थे। तो पोर्ट ऑफ कॉल एक प्रकार का बंदरगाह है। पोर्ट ऑफ कॉल की अगर हम लोग बात करें तो जो पोर्ट ऑफ कॉल है यह एक प्रकार का बंदरगाह है। यह क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह, यह एक प्रकार का बंदरगाह है। और देखिए वैसे बंदरगाह जहां जहाज जलपान के लिए रुकता है या जहां जहाज ईंधन भराने के लिए रुकता है, जहां जहाज जलपान या ईंधन भराने के लिए रुकता है, उस बंदरगाह को ही पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। जैसे सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आते हैं, सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आते हैं। हवाई द्वीप समूह का होनोलुलु बंदरगाह, हवाई द्वीप समूह का होनोलुलु बंदरगाह। और हवाई द्वीप समूह कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। और हवाई द्वीप समूह की राजधानी न है जी, हवाई द्वीप समूह की राजधानी नगर है होनोलुलु, और होनोलुलु एक बंदरगाह नगर है। इससे हम आपको अवगत करवाए हुए हैं, समझ गए। देखिए यहां पर नहीं है जी, कहां गया, इसमें न स्पष्ट, हाँ यहां है हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह यहां है। और हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, इस पर यूएसए का अधिकार है। और हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु है, और होनोलुलु एक बंदरगाह नगर है। होनोलुलु हो गया, फिर इधर आपको सिंगापुर हो गया, ये सब पोर्ट ऑफ कॉल की श्रेणी में आता है। क्योंकि यहां पर जो जहाज होता है, जो पानी वाला जहाज होता है, पानी में चलने वाला जहाज होता है, वो सब जहाज जो है यहां पर आपको ईंधन भरवाने के लिए रुकता है। फिर जलपान के लिए जो है यहां पर बड़े बड़े पानी में चलने वाले जहाज जो है आपको रुकते हैं, समझ गए। पोर्ट ऑफ कॉल हो गया। पोर्ट ऑफ कॉल के बाद अगर देखा जाए तो एक होता है आपको नौसैनिक बंदरगाह, नौसैनिक बंदरगाह। तो नौसैनिक बंदरगाह ये तो सीधा सा बात है कि जो सैनिक हैं, सैनिकों के द्वारा जहाजों के रखरखाव हेतु, सैनिकों के द्वारा जहाजों के रखरखाव हेतु जिस बंदरगाह का उपयोग किया जाता है उसी को नौसैनिक बंदरगाह कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो गया, भारत का कोची बंदरगाह हो गया, ये सब नौसैनिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं, ये सब नौसैनिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। फिर आपको सवारी बंदरगाह, सवारी बंदरगाह की अगर आप बात करेंगे तो वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग मानव के आवागमन हेतु किया जाता है, वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग मानव के आवागमन हेतु किया जाता है उसी को कहा जाता है सवारी बंदरगाह। फिर आपको वाणिज्यिक पतन, वाणिज्यिक बंदरगाह या वाणिज्यिक पतन, वाणिज्यिक बंदरगाह या वाणिज्यिक पतन उस बंदरगाह या उस पतन को कहा जाता है जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। जैसे आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम एक वाणिज्यिक पतन है, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम एक वाणिज्यिक पतन है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता भी एक वाणिज्यिक पतन है। फिर मुंबई बंदरगाह भी एक वाणिज्यिक पतन है, क्योंकि इन बंदरगाहों से जो है वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। तो ये सब बंदरगाह के प्रमुख प्रकार है। बहुत ज्यादा इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो है याद रखना है। लेकिन एक बार जो है
एसएससी संभवतः सीजीएल में पूछा था पोर्ट ऑफ कॉल का परिभाषा, पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नीचे से आप लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, जहां तक आप लोग लिखे हुए हैं ना उसी से आगे लिखिएगा। विश्व में समुद्री पतन का निर्माण, विश्व में समुद्री पतन का निर्माण, विश्व में समुद्री पतन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, विश्व में समुद्री पतन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महासागरीय तटों पर, महासागरीय तटों पर, महासागरीय तटों पर किया जाता है। उपयोग के आधार पर, उसी में उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर पतनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। उपयोग के आधार पर पतनों को, उपयोग के आधार पर पतनों को, उपयोग के आधार पर पतनों को निम्नलिखित वर्गों में उपयोग के आधार पर पतनों को निम्नलिखित वर्गों में, उपयोग के आधार पर पतनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला पोर्ट ऑफ कॉल, बोर्ड पे लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ कॉल, पहला पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल डैश देकर के लिखिएगा, पोर्ट ऑफ कॉल डैश देकर के लिखिएगा। ऐसा बंदरगाह, ऐसा बंदरगाह जिसका उपयोग, ऐसा बंदरगाह जिसका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान, ऐसा बंदरगाह जिसका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान, लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर, जलयान को रोककर जलयान को रोककर जलपान व ईंधन, जलपान व ईंधन भरने हेतु किया जाता है, जलपान व ईंधन भरने हेतु किया जाता है। उन बंदरगाहों को, उन बंदरगाहों को, उन बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल, उन बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। उन बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। उन बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण सिंगापुर और होनोलुलु बंदरगाह 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 है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक पतन, वाणिज्यिक पतन। नेक्स्ट,
वाणिज्यिक पतन, वाणिज्यिक पतन डैश दे करके। वैसे बंदरगाह, वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग, वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग, जिसका उपयोग वस्तुओं के आयात और निर्यात, वस्तुओं के आयात और निर्यात, वस्तुओं के आयात और निर्यात हेतु किया जाता है, वस्तुओं के आयात और निर्यात हेतु किया जाता है, वस्तुओं के आयात और निर्यात हेतु किया जाता है, उसे वाणिज्यिक पतन कहते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, जैसे पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह, आगे नौसैनिक पतन, वैसे पतन, वैसे पतन या बंदरगाह वही बात है, वैसे पतन जिसका उपयोग नौसैनिकों द्वारा, 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 जिसका उपयोग नौसैनिकों द्वारा जहाजों के रखरखाव हेतु या अन्य कार्यों हेतु, 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 जहाजों के रखरखाव हेतु या अन्य कार्यों हेतु किया जाता है, जहाजों के रखरखाव हेतु या अन्य कार्यों हेतु किया जाता है, किया जाता है नौसैनिक बंदरगाह कहलाता है। जैसे भारत का कोचीन तथा पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जैसे भारत का कोचीन, भारत का कोचीन, भारत का कोचीन और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जैसे भारत का कोचीन और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। आगे सवारी बंदरगाह, सवारी, सवारी बंदरगाह, सवारी बंदरगाह डैश देकर के लिखिएगा।
वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग सामान्यतः लोगों के आवागमन हेतु वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग सामान्यतः लोगों के आवागमन हेतु किया जाता है, उसे सवारी बंदरगाह कहा जाता है। जैसे मुंबई बंदरगाह, लंदन बंदरगाह, न्यूयॉर्क बंदरगाह, जैसे मुंबई कोमा लंदन और न्यूयॉर्क बंदरगाह, जैसे मुंबई कोमा लंदन और न्यूयॉर्क बंदरगाह, जैसे मुंबई कोमा लंदन और न्यूयॉर्क बंदरगाह। एक और समझिए, आंत्रेपे बंदरगाह या आंत्रेपे पतन क्या होता है, ये देखिएगा। आंत्रेपे पतन, आंत्रेपे पतन क्या होता है जानते हैं? देखिए, वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते, सुनिए। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु भारत से हमें भेजना है अमेरिका। मान लिया जाए दार्जिलिंग का चाय हमें भारत से भेजना है अमेरिका। कहां भेजना है? अमेरिका भेजना है। दार्जिलिंग का चाय बड़ी प्रसिद्ध है और चाय का निर्यात सामान्य तौर पर कोलकाता बंदरगाह से होता है। चाय का निर्यात भारत में सामान्य तौर पर कोलकाता बंदरगाह से होता है। तो अब बताइए, चाय का खेप लेकर भारत से अमेरिका जाना है, ठीक है। मान लिया जाए अब जो है कलकत्ता बंदरगाह से जहाज चाय का खेप लेकर के निकला, समझ गए? निकला, क्लियर है। अब मान लिया जाए कि यह जो है आपको, और चाय के खेप की अगर हम लोग बात करें तो वह चाय का खेप अमेरिका में भी जाना है और साथ ही साथ जो है आपको ब्रिटेन में भी पहुंचाना है। तो इस स्थिति में क्या होगा? चाय का खेप लेकर के निकलेगा, हिंद महासागर होते हुए, लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करेगा, फिर भूमध्य सागर होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका लेकर के लाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये होगा कि यहां से जो है रास्ता चेंज कर लेगा, फिर जो है आपको डेनमार्क में पहुंच गया, डेनमार्क के कोपेनहेगन में पहुंच गया और यहां पर जो है चाय को उतार लिया और गोदाम में रख दिया और कुछ समय के बाद उस चाय के खेप को डेनमार्क के कोपेनहेगन से जो है पहुंचा दिया गया लंदन। कहां पहुंचा दिया गया? लंदन। तो हम आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, आंत्रेपे बंदरगाह, आंत्रेपे पतन या आंत्रेपे बंदरगाह, आंत्रेपे पतन या आंत्रेपे बंदरगाह उस बंदरगाह को माना जाता है, आंत्रेपे बंदरगाह या आंत्रेपे पतन उस बंदरगाह को माना जाता है जिस बंदरगाह का प्रयोग या उपयोग वस्तुओं के संचयन हेतु किया जाता है,
मतलब वस्तु जो है वहां पर जाएगा, उतरेगा, वहां पर जो है एक जगह गोदाम में जमा कर दिया जाएगा। फिर वहां से वस्तु को अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वहां से आपको भेजा जाएगा, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा। उसी को अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहा जाता है। सिंगापुर भी अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है। फिर आपको जो है डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है आपको अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है। और भी बहुत सारे हैं। देखिए जो मध्य में स्थित जगह होता है ना, वही सब अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है। नीचे से आप लिखिएगा डैश दे करके, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय पतन, डैश दे करके। वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग एक देश से लाए गए जिसका उपयोग एक देश से लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात, एक देश से लाए गए, एक देश की जगह किसी एक देश लिख दीजिए, किसी एक देश से लाए गए, किसी एक देश से लाए गए माल को गोदामों में, किसी एक देश से लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात, संचयन के पश्चात, संचयन के पश्चात अन्य किसी देश में, अन्य किसी देश में, अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, उसे ही अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहा जाता है। उसे ही अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहा जाता है। जैसे डेनमार्क का कोपेनहेगन बंदरगाह, जैसे डेनमार्क का कोपेनहेगन बंदरगाह, जैसे डेनमार्क का कोपेनहेगन बंदरगाह, जैसे डेनमार्क का कोपेनहेगन बंदरगाह। एक बार इसको पढ़िए तो, जितना अभी समझा करके लिखा है एक बार इसको पढ़िए तो समझ में आ रहा है ना, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। हाँ, डेनमार्क का कोपेनहेगन बंदरगाह। पढ़ लिए, इसमें कुछ है जी, कुछ नहीं है, समझे। चलिए अब आगे आइए, देखिए तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थल मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन क्लियर हो गया है। फिर आगे वायु मार्ग परिवहन है। और वायु मार्ग परिवहन की अगर आप बात करेंगे तो विश्व का
सबसे तीव्रतम जो परिवहन का मार्ग है वह वायु मार्ग है। विश्व का सबसे तीव्रतम परिवहन का मार्ग वायु मार्ग है, क्योंकि वायु मार्ग के जरिए अगर आप मान लिया जाए कि पटना से दिल्ली जा रहे हैं, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा का समय लगेगा। अन्य वायु मार्ग के अलावा अन्य मार्गों से आप जाएंगे तो काफ़ी अधिक समय जो है आपको लगता है। तो परिवहन में अगर देखा जाए तो वायु मार्ग परिवहन सबसे तीव्रतम परिवहन का मार्ग है और सबसे आधुनिकतम परिवहन का मार्ग है, सबसे आधुनिकतम परिवहन का मार्ग है। और वायु मार्ग परिवहन का 60% कवर अकेले यूएसए करता है। पूरे विश्व में वायु मार्ग परिवहन का 60% अकेले कवर जो है आपको यूएसए करता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे संसार में जितना भी वायु मार्ग परिवहन का संचालन होता है उसका सबसे ज्यादा संचालन जो है आपको अमेरिका में ही होता है, उसका सबसे ज्यादा संचालन अमेरिका में ही होता है। इसके बाद अब आप देखिएगा, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग परिवहन के अलावे एक होता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के जरिए क्या होता है जानते हैं? पाइपलाइन परिवहन के जरिए गैसीय पदार्थ को, गैसीय पदार्थ को जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, फिर जो है खाना बनाने वाला जो गैस हो गया, इन सभी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में अगर आप देखेंगे तो घर घर, जैसे भारत में क्या होता है, भारत में मान लिया जाए खाना बनाने वाला गैस है आपका खत्म हो गया है, तो उसके लिए जो है एजेंसी में आपको जाना होता है, सिलेंडर लेकर एजेंसी जाइए, खाली सिलेंडर रख दीजिए, भरा हुआ सिलेंडर लेकर के आ जाइए। लेकिन अमेरिका में एजेंसी जाने का जरूरत ना है, घरे घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाया गया है, घर ही घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाया गया है। जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी विकसित देश है वहां पर इस प्रकार का चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत तो अभी नल के माध्यम से जले पहुंचा रहा है, और वो भी नल में जल होता है नहीं, उसका टोटिए जो है खराब रहता है, वो भी जल एबो करता है तो कितना स्वच्छ जल आता है वो आप भी जानते हैं, समझ गए। तो अभी भारत बहुत पीछे है इस सब चीज में। तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से जो है ना तरल पदार्थ, तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे एक आपको बिग इंच पाइपलाइन है, बिग इंच पाइपलाइन है। बिग इंच पाइपलाइन का संबंध जो है आपको मेक्सिको और यूएसए से है। बिग इंच पाइपलाइन के जरिए जो है पेट्रोलियम पदार्थ मेक्सिको से अमेरिका में पहुंचाया जाता है। फिर आपको एक तापी पाइपलाइन है, तापी, TAPI, तापी पाइपलाइन है। देखिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, समझ गए। तो तुर्कमेनिस्तान कहाँ है जी? तुर्कमेनिस्तान यहाँ है। तुर्कमेनिस्तान को अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत के पंजाब के फजिल्का से आपस में जोड़ने का काम जो है आपको तापी पाइपलाइन करता है। और इस तापी पाइपलाइन के जरिए जो है पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य गैसीय पदार्थ जो है तुर्कमेनिस्तान से भारत तक पहुंचाया जाना है, समझ गए। तो ये सब है, इन चीजों को जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से आप लिखिए तो वायु मार्ग परिवहन, यह परिवहन का यह परिवहन का सबसे तीव्रतम
यह परिवहन का सबसे तीव्रतम और आधुनिकतम मार्ग है। विश्व में होने वाले दो विश्व युद्धों ने विश्व में होने वाले दो विश्व युद्धों ने विश्व में होने वाले दो विश्व युद्धों ने वायुमार्ग परिवहन को वायुमार्ग परिवहन के विकास को वायुमार्ग परिवहन के विकास को वायुमार्ग परिवहन के विकास को प्रोत्साहित किया। विश्व के कुल वायुमार्ग के विश्व के कुल वायुमार्गों के विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग 60 विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग 60% भाग का प्रयोग अकेले यूएसए करता है। अब आगे हेडिंग मारिएगा पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन पाइपलाइन परिवहन डैश देकर के लिखिएगा। पाइपलाइन परिवहन डैश देकर के परिवहन का वह मार्ग जिसके जरिए खनिज तेल प्राकृतिक गैस जल इत्यादि को सुगम एवं सरल तरीका से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। उसे ही पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा TAPI तापी गैस पाइपलाइन TAPI तापी गैस पाइपलाइन तापी गैस पाइपलाइन डैश देकर के तापी गैस पाइपलाइन इसके जरिए प्राकृतिक गैसों को डैश देकर के इसके जरिए प्राकृतिक गैसों को
इसके जरिए प्राकृतिक गैसों को तुर्कमेनिस्तान से, इसके जरिए प्राकृतिक गैसों को, इसके जरिए प्राकृतिक गैसों को तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचाया जाता है। इसकी लंबाई 1814 किलोमीटर है, 1814 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1814 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1814 किलोमीटर है। इस गैस पाइपलाइन के निर्माण में होने वाले खर्च का वहन इस गैस पाइपलाइन के निर्माण में होने वाले खर्च का वहन एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है। आगे हेडिंग मारिएगा बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन बिग इंच पाइपलाइन यह अमेरिका में है। यह अमेरिका में है। इसके जरिए खनिज तेल को अमेरिका के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। चलिए अब आप समझिएगा थोड़ा सा फिर से। देखिए चैप्टर हेडिंग मरवाए थे विश्व के परिवहन और संचार, और परिवहन और संचार दोनों का परिभाषा हम आपको बताए थे। जब चैप्टर शुरू किए थे तो परिवहन और संचार दोनों का परिभाषा हम आपको बताए थे। और संचार का परिभाषा हम आपको बताए थे, संचार एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।
तो संचार एक माध्यम होता है। जैसे मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में कोई घटना घटित हुआ, तो आप उसको किसके जरिए जानते हैं? आप या तो रेडियो के जरिए जानते हैं या टेलीविजन के जरिए जानते हैं। तो संचार का एक प्रमुख माध्यम है रेडियो और टेलीविजन। या फिर आप पटना में रह रहे हैं, आपका घर कटिहार है, मान लिया जाए कि आपका तबीयत खराब हो गया है, तो आप अपने घर वाले को सूचना मोबाइल के जरिए करते हैं। तो मोबाइल भी संचार का एक माध्यम है। तो रेडियो, टेलीविजन तो संचार का माध्यम है ही, मोबाइल भी संचार का माध्यम है। मोबाइल भी संचार का माध्यम है। तो संचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक आध गो बात आप जान लीजिए कि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में पहली बार रेडियो का परिचालन 1923 में हुआ है। 1923 में भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ है। वहीं आपको विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1895 में हुआ है। 1895 में वैश्विक स्तर पर पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ है और भारत में 1923 में हुआ है। और भारत में टेलीविजन का प्रसारण पहली बार 1959 ईस्वी में हुआ है। 1959 ईस्वी में हुआ है। तो ये सब मिसलेनियस के अंतर्गत जो है आपको आ जाएगा। ऐसे संचार का परिभाषा बताए तो परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन नीचे स्टार मार के पॉइंट बाजी 3 4 5 पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं, आप लिखिए स्टार मार के लिखते जाइए। विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1895 ईस्वी में। विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1895 ईस्वी में मार्कोनी के द्वारा किया गया। विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1895 ईस्वी में मार्कोनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत में पहले टेलीविजन स्टेशन की शुरुआत भारत में पहले टेलीविजन स्टेशन की शुरुआत 1 नवंबर 1959 ईस्वी को 1 नवंबर 1959 ईस्वी को 1959 1 नवंबर 1959 ईस्वी को 1959 1 नवंबर 1959 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में हुई। ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में हुई। ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में हुई। ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में हुई। नेक्स्ट, 1976 में दूरदर्शन 1976 में दूरदर्शन जो ऑल इंडिया रेडियो का एक अंग था।
1976 में दूरदर्शन जो ऑल इंडिया रेडियो का एक अंग था, को अलग कर एक नया विभाग बना दिया गया। को अलग कर एक नया विभाग बना दिया गया। एक नया विभाग बना दिया गया। एक नया विभाग बना दिया गया। हो गया, परिवहन और संचार खत्म हो गया। इसके बाद आगे क्या बचा है जी? दीजिए तो। कहाँ रहते हैं जी आप? चलिए, विश्व की प्रमुख नदी, झील, जलप्रपात, नदियों के किनारे बसे शहर, पर्वत, पठार, मैदान, जनजाति, इतना कुछ बाकी। 1 2 3 4 5 गो टॉपिक बाकी है। ठीक है, लीजिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो पढ़िए। पढ़िए जल्दी। नहीं, जरूरी ना। दीजिए तो एक बार किताब ही, उतना जरूरी ना है। हाँ, मेन क्या है, जितना प्रमुख हवाई अड्डा है ना, सब आप लोग जानबे करते हैं। जैसे टोक्यो हवाई अड्डा जापान में है, जानते हैं। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जानते हैं। संघाई चीन में है, जानते हैं। पेरिस फ्रांस में है, जानते हैं। लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में है, जानते हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, जानते हैं। नई दिल्ली भारत में है, जानते हैं। ठीक, तो सब तो यही सब है, इसी वजह से। पढ़ लिए हो? पढ़ लिए? अरे इसमें भी हाँ या ना बोलने में लगता सांप सूंघ जाता है इस सबको। दीजिए तो हीरो, आइए आइए। बताइए तो, ऐसा बंदरगाह जिसका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन भरने हेतु किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट ऑफ। वैसा बंदरगाह जिसका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन भरने हेतु किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट ऑफ कॉल। वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग वस्तुओं के आयात निर्यात हेतु किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक। अच्छा, वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग नौसैनिकों द्वारा जहाजों के रखरखाव हेतु। ग्वादर बंदरगाह कहां है? ग्वादर बंदरगाह। वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग सामान्यतः लोगों के आवागमन हेतु किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग सामान्यतः लोगों के आवागमन हेतु किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कैसा बंदरगाह? सवारी ना। आगे, वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग एक देश से लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात किसी अन्य देश में भेजने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंतरेपे बंदरगाह ना। वैसे बंदरगाह जिसका उपयोग एक देश से लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात किसी अन्य देश में भेजने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंतरेपे बंदरगाह। आगे बताइएगा कि तापी गैस पाइपलाइन का विस्तार किन किन देशों में? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी गैस पाइपलाइन का विस्तार कहां से कहां तक है? तापी गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1814। कितनी है? अच्छा, तापी गैस पाइपलाइन के निर्माण में जो खर्च हुआ है वो कौन संस्था दिया? कौन दिया है? एशियाई विकास बैंक। बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किस वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से? खनिज तेल। खनिज। अच्छा, विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ? 1800। विश्व में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ? भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ? 1900। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ? भारत में पहली बार टेलीविजन स्टेशन की शुरुआत कब हुई? आए? दूरदर्शन जो ऑल इंडिया का अंग था उसको अलग कर एक नया विभाग कब बनाया गया? 1976। कब बनाया गया? 1976। खत्म हो गया। ठीक है, इसके आगे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। इससे आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग।